बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेज़र्स एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन और इसके साथ एक्टिव मीडियम केविटी पे बात करेंगे और थ्रेशोल्ड कंडीशन की बात करेंगे। अगर हम लेक्चर आउटलाइन की बात करें तो बेसिकली यही टॉपिक्स जो हमने देखे हैं हेडिंग में, वही हमारे पास जो है वो आज के लेक्चर के आउटलाइन है। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन से। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है जी? अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में बात करें तो हमारे पास एक एटम है, उसके दो लेवल हैं। एक ग्राउंड लेवल है, लोअर लेवल जिसमें एटम नॉर्मली रहते हैं, और एक एक्साइटेड लेवल है, अपर लेवल जिसमें एनर्जी गेन करने के बाद जो है वो एटम पहुंचते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन से मुराद ये है कि अगर हम एक्साइटेड लेवल में यानी कि अपर लेवल में एटम्स की तादाद ज़्यादा कर दें लोअर लेवल्स की निस्बत या ग्राउंड लेवल की निस्बत, तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गई है। स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंडीशंस में एटम जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, यानी कि ज़्यादा एटम जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, और अपर स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम एटम होते हैं। तो अगर हमने एक्साइटेड स्टेट में अपर स्टेट में एटम्स की तादाद ज़्यादा करनी है तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट में जो एटम मौजूद हैं हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको एनर्जी देकर अपर स्टेट में पहुंचाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि हम जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा कर सकते हैं अपर स्टेट में एज़ कम्पेयर टू लोअर स्टेट। उसके लिए, और स्टूडेंट्स, ये नॉन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन है एटम्स की। नॉन इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि अपर स्टेट में एटम्स की तादाद ज़्यादा हो और लोअर स्टेट में एटम की तादाद कम हो, बराबर नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइम पे। तो हमारे पास कंटिन्यूस पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होती है। अगर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और हमने ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लेक्चर में डिस्कस भी की थी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंटिन्यू करें तो N1 जो कि ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, N2 जो कि नंबर ऑफ़ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, या हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज़ ये रेशो इक्वल है एक्सपोनेंट ऑफ E2 माइनस E1 डिवाइड बाई KT। E2 जो है ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है और E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। अगर तो जो हमारे पास सिस्टम है उसकी थर्मल एनर्जी इन लेवल्स की एनर्जीज़ के डिफरेंस के बराबर आ जाती है, यानी कि E2 माइनस E1 जो है दैट इज़ इक्वल टू KT, तो फिर ये रेशो 1 आ जाती है, एक्सपोनेंट ऑफ 1। अगर हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करें इसी इक्वेशन में तो N2 हमारे पास आ जाता है N1 डिवाइडेड बाय E, या हम कह सकते हैं कि N2 इज़ इक्वल टू N1 इंटू 1 ओवर E। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपर लेवल में जो पॉपुलेशन होगी या अपर लेवल में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो 1 ओवर E टाइम्स होंगे लोअर लेवल का, या हम ये कह सकते हैं कि अपर लेवल की जो पॉपुलेशन होगी वो 0.37 टाइम्स होगी लोअर लेवल का। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमने लेवल कुछ इस किस्म के जो है वो सेट किए हैं कि उन लेवल का डिफरेंस थर्मल एनर्जी के बराबर आ रहा है, तो फिर कभी भी अपर लेवल की पॉपुलेशन लोअर लेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? अपर लेवल की पॉपुलेशन लोअर लेवल की पॉपुलेशन का 0.37 टाइम्स हो सकती है, जो कि बहुत कम क्वांटिटी है, बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाई टेम्परेचर पर या टेम्परेचर ज़्यादा करते हुए हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं कर सकते, और जिस मीडियम से या जिन एटम्स में या जिस सिस्टम से हमने लेज़र लेनी है उसको हम मीडियम कहेंगे। इस पे मज़ीद आगे बात भी करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? बेसिकली हम सेलेक्टिवली एनर्जी सप्लाई करेंगे लोअर लेवल पे, एटम्स लोअर लेवल पे जो मौजूद हैं उनको सेलेक्टिवली एनर्जी से क्या मुराद है? हम एनर्जी की एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो देंगे एटम्स को, और इस तरह से देंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहें और साथ साथ वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं और किसी हमारी सिलेक्टिव एक्साइटेड स्टेट में जाएं। यानी कि हमने एनर्जी इस लिहाज से देनी है कि जो स्टेट हमने एक्साइटेड चूज़ की है उसी में वो जाएं, और उसके अलावा किसी और स्टेट में जो है वो हमने एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करनी कि किसी और स्टेट में वो चले जाएं। इस प्रोसेस को, इस सिलेक्टिव एनर्जी ट्रांसफ़र को हम कहते हैं पंपिंग। तो ये पंपिंग जो है ये नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम सैचुरेशन जनरेट कर देती है। हम जानते हैं कि हम सिस्टम को जब एनर्जी देंगे तो हमने तो कहा कि हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम पर रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रहेगा जब हमने उसको एनर्जी दे दी।
तो फिर इसका मतलब यह है कि पंपिंग जो है ये नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम सैचुरेशन जनरेट कर देती है। तो फिर सिर्फ पंपिंग ही जो है ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट नहीं कर सकती। यानी कि होगा क्या, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर एक्साइटेशन, जितनी एक्साइटेशन ज़्यादा होगी उतनी ही डी एक्साइटेशन ज़्यादा होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में प्रोबेबिलिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है दैट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन। तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई से दो कंजक्टिव लेवल्स के दरमियान में हम अगर एटम्स को एक्साइट करवाएं तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो भी उतने ही हो जाएं जितने के ग्राउंड लेवल में एटम हैं, और किसी भी टाइम पे यानी कि तकरीबन कंटिन्यूसली जो है वो अगर हम बात करें तो एक्साइटेड लेवल की और लोअर लेवल की पॉपुलेशन एक जैसी होगी, क्योंकि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन जो है वो बराबर रहेंगे। तो इसलिए दो कंजक्टिव लेवल के दरमियान हम पॉपुलेशन इन्वर्जन जनरेट नहीं कर सकते। या दूसरे लफ्ज़ों में हमने कहा था कि E1 और E2 के दरमियान हमने जो है वो 1 और 2 के दरमियान एक्साइटेशन करवानी है या पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली एक और लेवल भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, हमने E1 सेलेक्ट किया जो कि हम ग्राउंड लेवल कंसीडर कर रहे हैं, फिर E2 दरमियान में है, और E3 फिर सेलेक्ट किया हमने। तो हम क्या करेंगे, E3 में अगर आप गौर करें तो ये हमें बैंड की शक्ल में नज़र आ रहा है। बेसिकली हमने E3 को इस तरह से लिया कि इसके अंदर, क्योंकि सॉलिड स्टेट में या बात करें या बल्क ऑफ एटम से हम बात करें तो हमारे पास जो मटेरियल है उसके अंदर एनर्जी बैंड्स बन रहे हैं। तो हमारा जो लेवल E3 है उसके अंदर जो एनर्जी बैंड्स है वो आपस में क्लोजली स्पेस्ड हैं। जब हमने ट्रांजिशन स्टडी की थी तो उसमें बैंड्स के बारे में हमने बात की थी, सॉलिड्स में जो बैंड्स बनते हैं, तो हमने कहा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो बैंड्स के दरमियान में स्पेसिंग जो है वो कम होती जाती है, वो क्लोजली स्पेस्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जब वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो उनके दरमियान शार्प बाउंड्रीज जो हैं वो नहीं, या बहुत कम एनर्जी गैप्स होंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मिले हुए नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पे E3 में हमें नज़र आ रहा है। तो इससे क्या हमें एडवांटेज मिलेगा ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये करते हैं कि बेसिकली हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन करवानी है, तो हम उसके लिए E1 से एटम्स को एनर्जी देते हैं कि वो E3 में चले जाएं। तो E3 में वो जाते हैं और यहाँ से वो डी एक्साइट होके, यानी कि ये हमने ऐसा सिस्टम सेलेक्ट किया और इस तरह से एनर्जी लेवल सेलेक्ट किए कि E1 से एटम जो थे वो E3 में चले गए, और E3 से वो उनका E1 में आने के चांसेस कम होंगे और E2 में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी डी एक्साइट होकर। तो एटम क्या करेंगे, वो E3 से डी एक्साइट होकर E2 में आएंगे, और डी एक्साइटेशन प्रोसेस किसी भी तरह का हो सकता है, वो एमिशन भी हो सकती है, वो नॉन रेडिएटिव एमिशन भी हो सकती है, ट्रांजिशन भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब क्या होगा, जब हमने E3 में पहुंचा दिया तो वहाँ से वो रैपिडली डिके करते हुए E2 में आएंगे, लेकिन जब वो E2 में आएंगे तो वो क्योंकि अपनी एनर्जी को किसी हद तक जो है यानी कि कुछ एनर्जी लूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए अब वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में हैं। अगरचे अभी भी वो अनस्टेबल हैं, यानी कि अभी भी वो डी एक्साइट होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो E2 में आते हुए किसी हद तक स्टेबल है, और उससे क्या होगा, वो E2 से फ़ौरन E1 में नहीं आ जाएंगे, बल्कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे कर जाएंगे, और स्टे का वो टाइम जो है 10⁻³ के ऑर्डर में आ जाएगा। और इस रेंज में फिर जब टाइम आ जाएगा, जिसको हम लाइफ टाइम भी कहेंगे स्टेट का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट जनरेट हो जाएगी। यानी कि यही कंडीशन जो है जिसको हम कहते हैं कि एटम कुछ देर के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए जब किसी लेवल में स्टे कर जाते हैं तो उस लेवल को हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे E2 जो है फिर मेटास्टेबल स्टेट के तौर पर वर्क करेगी, और एटम्स को यहाँ से फिर डी एक्साइट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टिमुलेटेड फोटोन जो है यहाँ पे स्टिमुलेटिंग फोटोन जो है वो हम यहाँ पे फॉलोड करवाएंगे इन एटम्स पे जो कि E2 में है, और वहाँ से वो डी एक्साइट होंगे E1 में आएंगे और फोटॉन्स मिट करेंगे तो वो फोटॉन यूनी डायरेक्शनल होंगे, जिस पे हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। स्टिमुलेटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टिमुलेटेड मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूनी डायरेक्शनलिटी जनरेट होती है। तो फिर यह है कि क्योंकि E2 में नंबर ऑफ़ एटम्स हम ज़्यादा कर चुके हैं। कैसे ज़्यादा कर चुके हैं, हमने कहा था दो कंजक्टिव लेवल्स के दरमियान पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं हो सकती, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया था, E1 से E3 में पहुंचाए थे नंबर ऑफ़ एटम्स। तो E3 और E1 में तो पॉपुलेशन जो है वो इन्वर्जन नहीं हो सकती,
क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो कंजैक्टिव लेवल्स के दरमियान पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर E3 से जब एटम जो है वो E2 में आएंगे तो E2 में जो है वो स्टे करना शुरू कर देंगे, तो फिर यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो E1 की निस्बत E2 की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से E2 में E1 की निस्बत पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। फिर E2 से हम स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हुए E1 में एटम्स को डीएक्साइट करवाएंगे, और डीएक्साइट करवाएंगे तो हमें क्योंकि E2 में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, जब वो डीएक्साइट होंगे तो एक सफिशिएंट नंबर ऑफ़ फोटॉन्स एमिट करेंगे। सफिशिएंट नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो है वो इंटेंस बीम जनरेट करेंगे जो कि लेज़र बीम होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन इन्वर्जन करेंगे। इस सिस्टम को जो अभी हमने डिस्कस किया है 3 लेवल लेज़र कहते हैं, 3 लेवल लेज़र सिस्टम या 3 लेवल ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो लेज़र ट्रांजिशन होगी वो E2 और E1 के दरमियान में होगी, जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी वो भी E2 और E1 के दरमियान में होगी। लेकिन हम जो एक्साइटेशन करवाएंगे E1 से वो E3 में करवाएंगे, और E3 से फिर वापस जो है वो E2 में डी एक्साइटेशन होने के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से E1 में डी एक्साइटेशन होगी। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे E3 में जो मौजूद बैंड्स हैं उनका हमें क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स? उनका फ़ायदा हमें ये होगा कि वो क्योंकि एक दूसरे के क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो इसलिए हमें पंपिंग मैकेनिज़्म यानी कि एनर्जी देने का मैकेनिज़्म जो है वो कोई ऐसा नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसमें बहुत ही या एग्जैक्टली एक वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है वही एटम को ट्रांसफ़र हो सके, बल्कि यहाँ पे हम क्लोजली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो दे सकते हैं। वो क्लोजली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसीज क्या करेंगी? E1 से एटम्स को E3 के मुख्तलिफ बैंड्स में पहुँचा देंगी। वो एटम E3 के मुख्तलिफ बैंड्स में होंगे, लेकिन होंगे एक ही लेवल E3 पर। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स मिलना मुश्किल है, जो कि एनर्जी सोर्स जो कि हम इस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करें एग्जैक्टली कि वो एक शार्प एनर्जी लेवल पे पहुँचा सके, तो उसका प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो बल्कि हमारा जो पंपिंग सोर्स है उसकी सिलेक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो फिर अगर हम बात करें एक्टिव मीडियम की, जिसको हम लेजिंग मीडियम भी कहते हैं या गेन मीडियम भी कहते हैं, ये बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो कि रेडिएशन एमिट करेगा रिक्वायर्ड एनर्जी की, और जिसके अंदर एटम्स को हम डी एक्साइट करवाते हुए लेज़र और पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हुए और स्टिमुलेटेड एमिशन करते हुए लेज़र गेन कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली ये वो मीडियम है जिसमें से हमें लेज़र मिलेगी, जिसको हम एनर्जी देंगे जिसके एटम्स को, और एटम्स को एनर्जी मिलने के बाद स्टिमुलेटेड पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से हमें लेज़र मिलेगी। तो इस मटेरियल को हम एक्टिव लेजिंग या गेन मीडियम कहते हैं। अच्छा, अब ये मीडियम जो है ये इस तरह का होना चाहिए कि इसमें जो सेट ऑफ एनर्जीज़ हैं वो एनर्जी की ऐसी रेंज ऑब्जॉर्व कर सकें और एमिट कर सकें, अब एटलीस्ट एमिट ऐसी रेंज कर सके जो कि ऑप्टिकल रेंज में आती हो, क्योंकि हमारी लेज़र्स जो हैं मोस्टली ऑप्टिकल लेज़र रेंज में हैं, लेकिन एक्साइमर लेज़र के केस में ऐसा नहीं है। यानी कि हम ये तो हमने पहली बात तो ये की है कि एनर्जी लेवल जो हैं वो हमारे फिक्स होने चाहिए ताकि ऑप्टिकल लेवल में ही हम रहें, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक्साइमर लेज़र है। एक्साइमर लेज़र में जो लोअर स्टेट है वो अनबाउंड है, और अनबाउंड स्टेट की वजह से एक्साइमर लेज़र में जो हमारे पास लेज़र की फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, ये वेवलेंथ जनरेट होती हैं, उनकी एक लॉन्ग वेवलेंथ बैंड बनता है। इस पे हम मज़ीद अगले लेक्चर्स में भी बात करेंगे कि ये बैंडविड्थ और बैंड क्या चीज़ हैं लेज़र के। तो इसी तरह से अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास एटम के डिस्क्रीट लेवल नहीं है, बल्कि वहाँ पे ट्रांजिशंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन बैंड्स के अंदर होती हैं। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है वो एनर्जी बैंड्स वर्क करते हैं, ना कि डिस्क्रीट एटॉमिक एनर्जी लेवल। तो एनर्जी बैंड्स और एनर्जी लेवल में फ़र्क ये है कि अगर हम सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात करें तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एटॉमिक सिस्टम में होते हैं, जबकि एनर्जी बैंड्स जो हैं ये जब एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल बनाने के बाद फिर वो बल्क फॉर्म में
जो है वो अरेंजमेंट करते हैं, अपनी क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो फिर उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में डिफ्यूज़ होकर एनर्जी बैंड्स बनाते हैं। फिर वो एटॉमिक लेवल नहीं रहते बल्कि फिर वो मॉलिक्यूलर या सॉलिड लेवल बन जाते हैं। तो फिर हम बात करते हैं लेज़र कैविटी की। लेज़र कैविटी स्टूडेंट्स बेसिकली एक ऐसी फिज़िकल असेंबली है जिसमें लाइट जो है वो एम्प्लीफिकेशन, लाइट की एम्प्लीफिकेशन होती है और इसी के अंदर हमारा एक्टिव मीडियम होता है। तो एम्प्लीफिकेशन कैसे होती है इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली लेज़र कैविटी जो है इसी के अंदर हमने अपना एक्टिव मीडियम रखा होता है। एक्टिव मीडियम को हम के एटम्स को एक्साइट करवाने के बाद उसमें से हम स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से फोटोन हासिल करते हैं, लेजिंग फोटोन। फिर उन लेजिंग फोटोन की एम्प्लीफिकेशन होती है इस लेज़र कैविटी के अंदर। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कैविटी की। एक तो यह है कि ये लीनियर डिवाइस हो और इसका जो ऑप्टिकल एक्सेस है, यानी कि वो एक्सेस जिसके अलोंग लाइट ने इसके अंदर ट्रैवल करना है, वो बाकी एक्सेस की निस्बत ज़्यादा होना चाहिए लेंथ में। और फिर जो साइड्स जो हैं वो इस ऑप्टिकल एक्सेस के पैरेलल होंगी। जैसे कि आपके पास एक ट्यूब है तो ट्यूब के दरमियान में से आपने कोई रॉड गुजारा हुआ है, तो वो रॉड जो है वो एक तरह से ऑप्टिकल एक्सेस के तौर पर बिहेव कर रहा है, और जो ट्यूब है, ट्यूब की जो दीवारें हैं वो एक्ट करेंगी पैरेलल साइड्स के तौर पर। तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं ये ओपन भी हो सकती हैं, यानी कि इनका क्लोज होना जो है वो लाजमी नहीं है, क्योंकि हमने इन साइड्स की तरफ जो है वो लाइट को जाने ही नहीं देना। हमने उसको ऑप्टिकल एक्सेस के लॉन्ग, जो कि सेंट्रल एक्सेस होगा मीडियम का, उसी के लॉन्ग मूव करवाना है। तो इसको मज़ीद हम डायग्राम की मदद से आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हमें रिफ्लेक्टिंग मीडियम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोवेव कैविटी में हमें एक्टिव मीडियम यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइक्रोवेव का जो जिक्र आ गया, माइक्रोवेव कैविटी का जो जिक्र आ गया, तो बेसिकली याद रखें कि लेज़र से पहले मेजर्स बने थे। मेजर क्या है? माइक्रोवेव स्टिमुलेटेड एमिशन, माइक्रोवेव एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि लेज़र का जो कंसेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था उस पर ऑप्टिकल रेंज में बाद में जो थी वो लेज़र बनी थी, जिसको हम एक्चुअली लेज़र कहते हैं। सबसे पहले माइक्रोवेव रेंज में जो था वो एम्प्लीफिकेशन की गई थी, और माइक्रोवेव रेंज में एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस बनाई गई थी जिनको माइज़र कहा जाता है, मेज़र या माइज़र। तो माइज़र में हम जो है वो माइक्रोवेव कैविटी में हम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम लेज़र कैविटी को इस तरह से सेलेक्ट करें कि वो लीनियर डिवाइस हो, तो फिर हमें जो है वो उसमें रिफ्लेक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मज़ीद आप अगले लेक्चर्स में भी समझेंगे कि इससे क्या मुराद है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक शेप जो है वो, एक सिंगल बेस्ट शेप जो है वो हमें इस पूरे क्राइटेरिया जो ऊपर हमने 3 कंडीशंस जो ये कंडीशंस जो डिफ़ाइन की हैं, इन पे कोई सिंगल स्पेसिफिक शेप जो है वो पूरी नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर शेप दिखाई हुई है। ये रेक्टेंगुलर शेप हमारी लेज़र कैविटी के तौर पर बिहेव कर सकती है। इसमें आप देखें कि जो जी एक्सिस है इसके अलोंग लेंथ जो है वो ज़्यादा है इस कैविटी की, तो इस तरह से जी एक्सिस जो है यहाँ पे एक्ट करेगा ऑप्टिकल एक्सिस के तौर पर, और इसके अलोंग लाइट जो है वो ज़्यादा ट्रेवल होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो ट्रेवल होगी ऑप्टिकल एक्सिस जी के अलोंग, लेकिन कुछ लाइट जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग भी ट्रेवल हो सकती है। तो लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो इस डायरेक्शन में हो, यानी कि हमारा मीडियम जो है वो हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटिंग फोटोन जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ही जो है वो स्टिमुलेटिंग एमिशन करवाए, और उससे क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ही रहेगी। और लेकिन कुछ जो हैं, कुछ बीम्स जो हैं या कुछ लाइट जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है, तो फिर वो क्या होगा,
वो इस केविटी से बाहर चली जाएगी और वो लेज़र बनाने में किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेगी और ये लॉस के तौर पर एक्ट करेगी। ये चीज़ जो हमारी कुछ लाइट जो है वो बाहर निकल रही है। अगर हम 3 डायमेंशनल कैविटी की बात करें, यानी कि हम कहें कि हमारा जो ऑप्टिकल एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई भी और जी के लॉन्ग भी, यानी कि ये रिफ्लेक्शन हम करवा के किसी तरह से जो ये जो बाहर जाने की कोशिश करिए इसको भी रोकने की कोशिश करें, तो फिर इससे क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक करैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें जो लाइट मिलेगी वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ की मिलेगी और उससे क्या होगा, हम तो मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहते हैं क्योंकि लेज़र लाइट की ये एक प्रैक्टिस्टिक है कि उसको मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे नहीं रहेगी। इसलिए फिर 1 डायमेंशनल केविटी का कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो एडजस्ट की जा सकती है स्पेस एडजस्ट करते हुए, जो कि इस फार्मूले से आप देख सकते हैं। न्यू जो है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा का मतलब जो है वो बैंडविड्थ है। इस पर भी हम अगले लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। सी स्पीड ऑफ लाइट है, एल जो है ये लेंथ ऑफ कैविटी है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। तो यह कंडीशन हमें बताती है कि हमने लेंथ को एडजस्ट करना है, तो हम लेंथ को एडजस्ट करते हुए पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ या पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रेंज या फ्रीक्वेंसीज़ की लॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस के लॉन्ग। अगर सिर्फ हम ऑप्टिकल कैविटी की लेंथ जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू तक एडजस्ट कर लें तो फिर हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन की। तो जब हम लाइट की एम्प्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें लॉसेस भी होते हैं, तो ये लॉसेस जो है स्कैटरिंग की फॉर्म में, एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में होते हैं और इसके साथ साथ आउटपुट कपलिंग भी होती है। आउटपुट कपलिंग क्या है, जारी बात है हमने लेज़र जो है वो बाहर भी इस्तेमाल करनी है, तो लेज़र जो बाहर निकलती है फिर वो, इसका मतलब है कि कैविटी के अंदर लेज़र ख़त्म हो गई, नई लेज़र दोबारा से बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर उससे क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होगा। कैसे डिस्टर्ब होगा ये हम अगले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। बहरहाल अगर हमने सारी की सारी लेज़र एक ही दफ़ा मीडियम से बाहर निकाल ली तो अंदर जो है वो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए लेज़र नहीं मिलेगी। और मल्टीप्लिकेशन अंदर लेज़र रहते हुए मल्टीप्लिकेशन कैसे करती है इसको हम, या एम्प्लीफिकेशन कैसे करती है इसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। बहरहाल ये प्रोसेसेस जो हैं ये क्या करते हैं, ये लॉस इफेक्ट्स जनरेट करते हैं। तो हमें लेज़र ऑसिलेशन सस्टेन करने के लिए और स्टिमुलेटेड एम्प्लीफिकेशन के लिए जो है वो कैविटी के अंदर लेज़र चाहिए, तो ताकि इन लॉसेस पे जो है वो काबू पाया जा सके। तो इसके लिए फिर हमें बाहर निकलने वाली लेज़र की एक लिमिट डिफ़ाइन करनी पड़ती है जिसको हम गेन कहते हैं। तो मिनिमम गेन जो है वो हमें रखनी होती है लेज़र ऑसिलेशन को अचीव करने के लिए, यानी कि कैविटी के अंदर जो है वो ऑसिलेशन जारी रहें, उसके लिए हमें बाहर की गेन जो है वो मिनिमम रखनी पड़ती है। तो इस कंडीशन को, जिसमें हम कहते हैं कि गेन जो है वो गेन कोएफिशिएंट, एक्चुअल गेन को हम एक क्वांटिटी गेन कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गेन कोएफिशिएंट जो है इसको, ये अगर ज़्यादा है या बराबर है लोअर लिमिट के, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ फॉर लेज़र ऑसिलेशन। मैथमेटिकली थ्रेशोल्ड कंडीशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है कि थ्रेशोल्ड कंडीशन है क्या। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि थ्रेशोल्ड कंडीशन ये है कि हमने गेन की एक लिमिट डिफ़ाइन करनी है और वो लिमिट जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो कैविटी के अंदर ऑसिलेशंस हैं वो कंटिन्यू रहें। तो इसी चीज़ को हम थ्रेशोल्ड कंडीशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।